में वो ऐसा फीचर है कि आप सब छोड़ दो इसे, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी सब भी करेंगे। स्टेयरिंग छोड़ दो, चलती रहेगी, ब्रेक भी लग जाएगा और आपको जहाँ जाना है वो अपने आप चलती रहेगी। अडास का फुल फॉर्म और सारी चीज़ें जैसा सर बता रहे हैं कि गाड़ी को आप इसमें इतने लेटेस्ट फीचर आ गए जिनकी कल्पना भी आप लोग अभी नहीं कर सकते हो। अपने इंडिया में तो अभी बल्कि उसका वर्जन 2 ही है, विदेशों में इसके वर्जन 6-7 तक पहुंच गए। माने उनके ऐसे फीचर है जो आज हमारे लिए भी आश्चर्य का विषय है। अभी हम लोग इंडियंस भी उन पर काम कर रहे हैं या उनको कल्पना में अभी रखते हैं, हम प्रैक्टिकली उनको नहीं अभी देख पाएंगे या देखेंगे आगे आने वाले समय में। और विदेशों में वो अप्लीकेबल है, ऑन रोड चल रहे हैं। उनमें जैसे फेज 1 और फेज 2 एडास का मतलब ही यही होता है कि ड्राइवर असिस्ट सिस्टम उनको बोलते हैं, एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम, कि मतलब एडवांस ड्राइवर को असिस्ट मिलती है। ये तो असिस्ट हो ही रहा है यूएस से, टीएसपी से, गार्डन से, उन सब से, लेकिन अभी एडवांस किया गया। अब एडवांस कैसे किया गया, कोई उसके अंदर कंप्यूटर तो नहीं लगा, लेकिन एक चीज लगाई गई है। देखो क्या क्या उसमें कंपोनेंट होते हैं। उसमें क्या गाड़ी आप चला रहे हो, कभी कभी धोखा क्या होता है कि साइड से कोई आ गया, आप नहीं समझ पाए, साइड मिरर पे इम्पैक्ट नहीं आ पाया या अंदर नहीं जा पाई आपकी, तो क्या होता था, आप कभी चूक हो जाती थी, या धोखे से आपकी स्टीयर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हाई स्पीड पे 100-110 नींद लग गई। हाँ, नींद लग गई। नींद की जो सर ने बात की उसका तो एक ऐसा फीचर हम आपको बताएंगे, आपको भी शायद ये सुना होगा या सुना हो तो देख लो। एक ऐसा फीचर है इस एडवांस के अंदर ही, अगर ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय नींद आ जाए तो जगा देगा, मालूम है, जगा देगा। अब पूछो कैसे जगाएगा, बोलेगा, बोल सेंसर ऐसा लगा हुआ है कि वो आपके फेस को रीड करके और गाड़ी की स्टीयरिंग को थरथरा सा देगा, वाइब्रेट कर देगा, और स्टीयरिंग वाइब्रेट हो जाएगी तो कोई भी आदमी सोता हुआ जग जाएगा ना। तो वही उसमें डाला गया कि वो सेंस करेगा आपकी आंखों से और चेहरे से कि ड्राइवर को नींद आ रही है, और वो सेंस करके तुरंत इंफॉर्मेशन देगा इसको पूरे इंजन की जो गाड़ी के कंट्रोलर लगाया है उसके अंदर मेन इश्यू कंट्रोलिंग सिस्टम है, डास वाला भी लगा है, उसको वो देगा। वहां से एक वाइब्रेटर लगाया, मोटर लगाई हुई है स्टीयरिंग पे। अब कैसे वाइब्रेट, उस मोटर को वो सिर्फ तभी काम करेगी जब वो सिग्नल मिलेगा उसको, वो केवल उसी कंडीशन में जब ये फीचर एक्टिव होना होगा, तब वो उधर से वाइब्रेट करेगा, मोटर को एक्टिव करेगा, मोटर चला देगी पूरे व्हील को और कस्टमर ड्राइवर कर जाएगा ये से मुझे नींद आ रही है। कितना एडवांस सिस्टम है, आप सोचो, सेफ्टी के रिलेटेड अगर उसी में ये भी है कि आपने इधर उधर अगर जरा सा भी आप लेन से इधर उधर हो रहे हैं, हाई स्पीड, खासकर ये सब फीचर है हाई स्पीड पे काम करेंगे, 100 120 130 जहाँ हाईवे पे यूज करते हो, तो वहाँ पर अगर आप 10 डिग्री 20 डिग्री की स्टीयर हो गए आप तक, तो पता है कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा 110 की स्पीड में, 120 की स्पीड में। अब 20 की स्पीड में तुम 10 डिग्री 15 डिग्री इधर उधर हो भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उस समय क्या होगा, तो आप बगल वाला तो पागल हो जाएगा जो चला आ रहा पीछे से। तो उसलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने उसको लेन असिस्टेंट बोला। लेन का मतलब आपका लेन अगर जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो कंट्रोलर सेंस करके आपको कुछ नहीं, अपने आप स्टीयरिंग को स्टीयर कर देगा, सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। अगर फिर भी ज्यादा स्टीयर हो गया है तो ब्रेक कर देगा, अप्लाई कर देगा, फिर आपकी स्पीड डाउन कर देगा अपने आप। मतलब कुछ भी कर देगा, छोड़ दो आपको लाइक कोलिजन कंट्रोल सिस्टम है। कोलिजन कंट्रोल का मतलब सामने से कोई अचानक से ब्लाइंड मोड़ आया, कोई सामने से आ गया तो रडार लगे हुए हैं उसमें, रडार दूर से सिग्नल को कैच करते हैं कि कौन आ रहा है कौन कर रहा है, चेक करके वो आपको ब्रेक अप्लाई करके रोक देगा। और सडन ब्रेक नहीं लगेगी, ऐसे रोकेगा कि दूर से ही कंट्रोल करेगा, इसीलिए रडार लगाए गए हैं, बहुत दूर से कंट्रोल करेगा। यहाँ से वो 1 किलोमीटर आगे का सेंस करेगा कि आप क्या गलत हो, वो गलत है, कितना कंट्रोल होना चाहिए, 1 किलोमीटर का सेंस करके कंप्लीट करेगा। ये हो गया एबीएस, ठीक है ना। अब अच्छा चलो, अब आप लोग इंक्वायरी पूछ लो लास्ट में। अभी ना ईवी, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ईवी चल रहा था, पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल, मतलब अब ईवी आ गई मार्केट में। ईवी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, देखा जाए तो पूरी तरीके से तो अभी भी नहीं हुई है, लेकिन अब कस्टमर्स को इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो अभी तकरीबन मेरा 20% के आसपास मार्केट शेयर है ईवी का। और ईवी में देखिए क्या होता है, कोई कहता है ईवी में इंजन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना गियरबॉक्स होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ईवी कैसे काम करती है, ईवी में कुछ नहीं होता, सिंपल एक बैटरी रहेगी आपकी, जिससे आपको सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, यानी कि करंट मिलेगी, वो आपका पावर सोर्स कहलाएगा। उसको पावर सोर्स का मतलब जहाँ से आपको पावर मिलेगी।
रहेगा पावर का और सब कुछ वहां से सप्लाई लेकर के, और एक सिर्फ मोटर रहेगी जो रोटेट होगी। और उस मोटर की जब गियरबॉक्स की क्या जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा कोई एक बताओ जरा सा, देखते हम उतना नहीं डीपली बता पाओगे जब आएंगे कि अगर मान लो हम गियरबॉक्स क्यों नहीं दिए ईवी में? जब मोटर है और सब कुछ है तो कम ज्यादा भी तो करोगे, कहीं धीमा करोगे कहीं तेज करोगे, तो गियरबॉक्स क्यों नहीं दिया? नहीं समझ पाओगे। चलो क्या इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ है कुछ लोग? चलो हमें ये बताओ कि एक मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिकल वाले कार छोड़ देना, थ्योरी पे बताओ। मोटर की आरपीएम को पलटा कैसे जाता है कोई बताओ? रिवर्स गियर यूज करना है या मोटर के हमें रोटेशन को पलटना है, जिस क्लॉकवाइज चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज लेना है, क्या करोगे? उठ के बैठा भाई बहुत बिगिनिंग स्टेज है। ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। अरे यार ब्रेकिंग कहां से आ रहा है? नहीं, एक सीलिंग फैन लगा करके ये ऐसे घूम रहा है, तो कभी कभी ये ऐसे भी घूमने लगता है, कभी देखा हो, कभी धोखे से गलत अगर कर दिया जाए फेस बदलने से। हाँ यही चीज है, लेकिन बोलो डीसी में ऐसा होता है कि जब डीसी सप्लाई को हम अगर पलट दें तो वो क्या करता है कि आपका जो रोटेशन की साइकिल है वो उल्टी हो जाएगी। अब इसको कम ज्यादा कैसे करेंगे? अगर हम कह रहे हैं 1400 आरपीएम पे घूम रहा है और हमें इसको 400 आरपीएम पे घुमाना है या 200 आरपीएम पे घुमाना है, तब क्या करेंगे? अरे यार सबके घरों में पंखे लगे हैं बाबूजी, का देखते हो? ये देखा रेगुलेटर घर में लगा पंखे के, तो रेगुलेटर में क्या लगा होता है? रेगुलेटर के अंदर क्या चीज है उसकी? तो घुमाते हो कि 1 नंबर कर लो 2 नंबर कर लो, क्या होता है? अरे स्पीड कंट्रोलर के अंदर जादू क्या है यार? हाँ ये बात आई, उसके अंदर अलग अलग रेटिंग के रेजिस्टेंस लगे हैं जो एम्पियर को कम ज्यादा करते हैं। पढ़ा था कभी? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस, ये पढ़ाया गया था ना ओम्स लॉ में। तो फिर क्या पढ़ते हो? थोड़ी भी भूल जाते हो। ओम्स लॉ बहुत बेसिक कभी हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड R। I तो है, अगर आप या तो एक चीज को फिक्स कर दो, अगर I फिक्स है उतनी करंट तो उसमें जा रही है, अब R को आप वैरी करो, तो R जैसे जैसे वैरी करते जाओगे वैसे वैसे एम्पियर कम ज्यादा नहीं हो जाएगा। वोल्टेज फिक्स है और R फिक्स, अगर R बदल दो तो I एम्पियर बदल जाएगा, ठीक है? तो उसके अंदर अलग अलग रेटिंग है, यही चीज होती है। इसी तरह से उसमें गियरबॉक्स नहीं दिया गया है, उसको केवल कंट्रोल किया गया है करंट देकर, करंट को कम ज्यादा, ठीक है? अब अच्छा चलो एकदम एक लास्ट पॉइंट और बताएं, उसके बाद सर बताएं। एक गाड़ी और आई है अपने इंडिया में, कोई जानता है? हाइब्रिड कार। अगर आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े तो ऑटोमोबाइल में अगर जा ही रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आने वाले समय में बीटेक एमटेक है जहां भी जाओगे आगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है, इंडलेस है, क्योंकि हमारी जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाली जो आवश्यकताएं होती है ना, उसी तरह से ये इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म होगी। जैसे मेडिकल इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म होगी, जब तक इंसान रहेगा तब तक वो गाड़ी यूज करेगा, जब तक इंसान रहेगा तब तक वो मेडिकल यूज करेगा, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, खाएगा ही खाना खाएगा ही खाएगा। तो कुछ बेसिक नीड्स है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर इसमें अच्छी फील्ड है और अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आपका लाइफ, आपकी कैरियर बहुत कुछ आगे तक आपको ले जाएगी। अगर इसमें बिल्कुल बेसिक में तो बहुत जीरो है स्टेज आप लोग की। हालांकि चलो इनिशियल में सब लोग ऐसे ही होगा, थोड़ा सा और लेकिन हाइब्रिड सुना तो होगा ही, सर हाइब्रिड कार में जिसने सुना है वो बताएं, कुछ बताएं। हाइब्रिड कार में इलेक्ट्रिक फंक्शन भी होता है और पेट्रोल वाला भी। और किसी को पता था? अच्छा ये बताओ, पूछेंगे नहीं किसी को पता था इसके बारे में? हाइब्रिड के बारे में किसी को पता था? फीमेल में कोई इस वाले रो में किसी को पता था? नहीं पता? ठीक बताइए। आपने जो बताया बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि जो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ईवी कार्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमारा जो बैटरी है जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, माने जब वो खत्म हो जाएगी और हम अगर अंदर में फंस गए या किसी प्रॉब्लम में है, कैजुअलिटी में है, वो गाड़ी मेरे घर पे खड़ी हो, साथ चार्ज नहीं तो उसका चार्जिंग टाइम होता है, कितना भी स्पीड में करो, कितना भी
व्यवस्था दी गई कि आपको अर्जेंट में चाहिए तो दोनों ऑप्शन रहेगा। माने इलेक्ट्रिकल तो आप चल ही रहे हो, अर्जेंट में कभी आपकी बैटरी चली गई कुछ हो तो मैकेनिकल भी आप उसमें दोनों चीज की जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो साहब दोनों चीज को तो जोड़ना बड़ा आसान था कि साहब इसको भी जोड़ दिया इसको भी जोड़ दिया तो डबल महंगा हो गया। महंगा नहीं हुआ, उसमें मालूम है क्या किया गया है? उसमें एक टेक्नोलॉजी ये लगाई गई है कि दोनों काम करेंगे सबसे टाइम। ये नहीं करेंगे कि जब बैटरी खत्म हो जाए तब यूज करेंगे ना। जो हाइब्रिड कार होगी ऐसा नहीं है कि जब बैटरी चार्ज नहीं हुई तब इंजन चला लो था। वो उसमें ये दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ा गया है कि अपने आप बैटरी का भी यूज होगी। कभी कभी सीएनजी गाड़ी देखिए अभी जो लेटेस्ट आ रही है, जैसे सीएनजी गाड़ी में होता है कि पेट्रोल भी रहता है, सीएनजी रहती है, अपने आप एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे ही उसमें अपने आप एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। इनिशियल कंडीशन में आपका उसका ये काम करेगा इंजन नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन में इंजन काम करेगा कि बैटरी काम करेगी? जैसे इनिशियल में पेट्रोल काम करेगा। हाँ, इनिशियल में पेट्रोल काम करेगा और बाद में आपका पेट्रोल काम। सेकेंड गियर से थर्ड गियर तक आपका पेट्रोल रहेगा और जैसे ही स्पीड में आ जाएगी उसी समय उसकी बैटरी चार्जिंग भी चली जाएगी। चार्जिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि व्हील रोटेशन से वो अपने आप चार्जिंग भी लेता रहता है और चार्जिंग में इसीलिए उसका जो कभी हाइब्रिड गाड़ी का एवरेज देता है, एवरेज सुना होगा कि आपको 100 का एवरेज देती है। हाइब्रिड गाड़ी इसीलिए 100 का एवरेज क्यों देती है? क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में मुश्किल जो 10 किलोमीटर भी नहीं चली होगी पेट्रोल पे, बाकी के वो कन्वर्ट हो गई ईवी से। और फिर जैसे ही आप सेकंड गियर पे आए, ट्रैफिक में आए, फिर वो इंजन पे चले। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो इसलिए किया गया कि स्लो स्पीड पे हमें टार्क चाहिए होता है। टार्क ईवी में कम होता है, मतलब ईवी जो गाड़ी के कभी इलेक्ट्रिकल बैटरी से चल रहे होते हैं उसमें टार्क कम होता है। स्पीड तो अच्छी हो जाएगी मोटर की, कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन थोड़ा टार्क कम हो जाता है। तो ट्रैफिक कंडीशन में उन्होंने इंजन का ऑप्शन कर लिया और जब आप हाई स्पीड पे हैं तब मोटर से चलेगी, इसीलिए उसका। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जैसे गियर बॉक्स में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में कौन सा गियर कब लगना कितना लगना अपने आप शिफ्टिंग होती रहती है। आपको कोई गियर लीवर ही नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी देखा होगा कोई लीवर नहीं होता है, शिफ्टिंग अपने आप कंट्रोल होती है। किस स्पीड पे हो, क्या आपने किया है, वो उसी का। ऐसे इसमें है कि आपको कितनी चार्ज है, कितना गियर लगाए, अपने आप को मोटर पे आ जाएगी। अब उसमें एक कोई सिस्टम बनाओ, कैसे आप होगा कैसे ऑन होगा, इंजन कौन ऑफ करेगा कौन ऑन करेगा, तो वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम। माने सेल्फ का सिग्नल अपने आप जाएगा उसको, इसलिए स्टार्ट कर देगा और फिर बंद भी कैसे करेगा? इंजन चलता रहे तो पेट्रोल कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। तो उसमें ऑप्शन है, जैसे आप किसी का इग्निशन कट कर, मतलब उसका सिर्फ इंजन का इग्निशन सिस्टम कट कर दो, बंद हो जाएगा। तो अपने आप में इंटरनली उसके सिग्नल को कट कर देता है कि इंजन बंद भी हो जाएगा। इंजन अगर बंद ना हो तो कोई वर्किंग नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं, पेट्रोल का एवरेज कहाँ से मिलेगा। तो इंजन बंद भी हो जाएगा, इंजन स्टार्ट भी हो जाएगा और विदिन मूवमेंट सारा काम होगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हो जैसे गियर शिफ्टिंग होती है ना, आप एकदम 110 की स्पीड में जा रहे हो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में और आपने ब्रेक लगाई हो एकदम सेकंड गियर पे आ गए तो तुरंत ये नहीं करेगा कि पांचों में से छठे से फिर चौथा आया, तीसरा आया, दूसरा आया। ठीक है ना? आप सर आप लोग ठीक। अगर कोई हाँ एक बार क्वेरी पूछना है किसी को, कुछ क्वेश्चन है किसी का? आज जो मशीन पढ़ा रहे हैं उसमें ये बेसिक चीजें जो बताई थी ना, कार्बोरेटर था, कार्बोरेटर का फंक्शन क्या था, कैसे थ्रोटल लोड को बढ़ाते हैं घटाते हैं, कैसे हमारा फ्यूल जो है रिच हो जाता है, कभी लीन हो जाता है, इससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। यही सारी चीजें सर बता रहे हैं कि बैटरी कब अपना काम करेगी, जब भी कोई लोड में फ्लक्चुएशन होगा उसमें रिच फ्यूल की जरूरत है, तब पेट्रोल से काम होगा। जब आपकी बिल्कुल प्रॉपर स्मूथनिंग पे गाड़ी चल रही होगी रोड पे, तब बहुत ज़्यादा हाई जेट या हाई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा चीज़ें पढ़ा करो, अपने हिसाब से देखो, अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ चीज़ें जानने की। किसी ने कभी सोचा कि टर्बो इंजन क्या चीज़ है, हाइब्रिड टेक्निक क्या चीज़ है? मैंने कल या परसों की क्लास में बोला था कि मैं तुम लोगों को ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक दूंगा, ट्यूटोरियल में से डिस्कस करूंगा। किसी ने करने की कोशिश नहीं की। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और ये बहुत लास्ट है और बहुत कीमती समय है कुछ जानने को सीखने का। ठीक है, जो आज एक आपको सुनहरा अवसर मिला हुआ है कुछ एक्सपर्ट लोगों से इस टॉक के साथ अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना,
सामने क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इतनी कॉमन चीजें सर बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग इतना डम होके बैठे हुए हो तो सामने वाले मनोबल भी टूट जाता है ना, क्या बताना चाह रहे थे और तुम लोग के फेस रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि छोड़ो जाता है। ऐसी नौबत ना क्रिएट करो, थोड़ा सा चेहरे पे चाल लेकिन क्वेश्चन सर सबके मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हाँ तो जानने की जिज्ञासा है, उसको मुंह से बाहर निकालो। आप कुछ भी पूछना हाँ चाहें। गलत भी पूछोगे तो पूछना चाहिए उससे सर। सिखा देंगे कुछ ना कुछ। अच्छा उससे आपकी क्वेश्चन अभी हम लोग क्या है सिर्फ 10 मिनट लेंगे और आप लोगों के जो क्वेश्चन हो कुछ ऐसा मन में चल रहा है, बैठे बैठे आपका हम आप भी बैठे रहो, अब पूछोगे तो एक दूसरे का भी ना लेंगे। आपने पूछा इनको भी पता चला तो कुछ चल रहा हो तो पहले इस रो से शुरू करते हैं। इस रो में किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी जो बात थी कुछ भी या कुछ कवर नहीं हुआ है तो सिर्फ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ईवी टीवी एवरीथिंग। सर ये जो हाइब्रिड मतलब व्हीकल होते हैं इधर कुछ किसी का क्वेश्चन नहीं, इधर किसी का है? पहले इसको क्लियर कर दें। एवरेज देखा जाता है और फिर ये आप पेट्रोल से भी चलने लगती है और फिर ईवी के ब्रांड आ जाता है, फिर उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है? वो एक ही इश्यू जो होता है सीएनजी गाड़ी देख रहे हैं ना तो सीएनजी गाड़ी में भी एक ही इश्यू लगा होता है। उसी एक ही इश्यू से वो सीएनजी का भी चलती है और पेट्रोल पे भी चलती है। उसी से सीएनजी के इंजेक्टर को भी सप्लाई जाती है और पेट्रोल के भी आपके इंजेक्टर को सप्लाई जाती है। कब कौन अच्छा दोनों एट ए टाइम नहीं ऑपरेट होंगे, दोनों एक ही टाइम हो। अगर उसी समय पेट्रोल भी इंजेक्ट कर दे उसी समय सीएनजी भी इंजेक्ट कर दे तो क्या होगा अंदर? तो हालत खराब हो जाएगी ना, पिस्टन तो जल जाएगा, गल जाएगा बिल्कुल इतना टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए एक चीज काम करेगी, एक वो सेंस करेगा कि क्या जरूरत है कितना है, तो उसके अंदर इस तरह का प्रोग्राम डाला हुआ सारा है। वो इश्यू हाँ इश्यू के अंदर प्रोग्राम डाला हुआ है। इश्यू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, वो आपको सारी कंट्रोलिंग उसी के कब उसको वो सीएनजी देनी है कब पेट्रोल देना है। और उसको बिल तो उसको जादू से नहीं वो भी करता, उसको इनपुट मिलते हैं। आपने कौन सा गियर लगाया हो, क्या स्पीड है, क्या कितना चार है, और कौन सा गियर यूज कर रहे हो, सब इनपुट जाते हैं। जो सेंसर ये वाले होते हैं ये इश्यू को इनपुट देते हैं, तब ये आउटपुट इश्यू देता है इंजेक्टर्स को और डीजल कॉइल को और इस सब को। ये काम है। ठीक है समझ गए। और कुछ और किसी का एक वो है एमपीएफआई एमपीएफआई हाँ चलो बताओ बस क्या होता है ये भाई एमपीएफआई सुना है फुल फॉर्म बता रहे कौन बता पाएगा फुल फॉर्म? मिलियन वाले ही उम्मीद कर सकते हैं। एमपीएफआई के अंदर कुछ होता है एमपीएफआई का नाम बता लिखा हुआ रहता है वाले एमपीएफआई गूगल में करना छोड़ तो नहीं पता फटाफट बता देंगे। नहीं पता बताइए। मल्टी पोल फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई मल्टी पोल फ्यूल इंजेक्शन। ये बताओ अगर तुम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन के बारे में पढ़ाया गया होगा ना, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्बन साइकिल, वहाँ पर कुछ चीजें कंबस्शन सिस्टम के बारे में बताया गया था। कुछ है कि नहीं इस पर डिप्लोमा में? है चीजें कि नहीं सिलेबस में? ईमानदारी से बताओ होगा ना, क्यों कंजम्पशन जरूरी है, कंबस्शन चैम्बर होगा, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, सारी चीजें होंगी। डीजल में फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, पेट्रोल में स्पार्किंग करते हैं, ये तो चीजें होंगी ना पूरे सिलेबस में। अभी वर्कशॉप कौन हो गया है? अभी जो विजिट हुई है आप तो पहले कौन को गया था? ये पीछे लड़कियां गई थी वो देखो लड़कियों का सब एक्चुअली हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं चाहते। अच्छा क्वेश्चन नहीं है किसी का, हम अपनी बात खत्म करें 5-7 मिनट में और कुछ चीजें आपको बता दें। किसी का क्वेश्चन है बहुत जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि हमको लग रहा है कि इतनी देर सबने आप लोगों को लेक्चर दिया और उसको बाईपास चला गया वो ना, हाईवे जो के निकल गया। आप बैठ के वहां से तो गाड़ियां दिखाई दी कि डीजल और पेट्रोल। नहीं सर ने हमें बताया डिप्लोमा क्लासेस है तो हमें उसी हिसाब से दिया कि सर आईटीआई का इस तरह डिप्लोमा में तो ये कोविड कंडीशन के बाद में बैच आया। वही हम भी पूछ रहे हैं, क्या किसी का क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। है किसी का कुछ भी ऐसा टीचर से रिलेटेड हम लोग बताएंगे ही। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग ये समझते हैं कि आप लोग सब कुछ आता है, थ्योरी से हम रिलेटेड लोग सारा कुछ लेके आते हैं। कुछ भी थ्योरी से रिलेटेड
मैंने कोई बात नहीं, उससे रिलेटेड नहीं, जो आपके दिमाग में अभी तक हाँ, ना आया यही चीज़ है। चाहे कोई सा एक सवाल जो आपके समझ में सड़क आया। के काम देखते हो कुछ दिमाग में चलता होगा ना। नहीं पैसे जैसे यार पढ़ते बहुत समय कोई खूबसूरत है, चीज़- यही शादी में लेंगे या शादी में देंगे या खरीदेंगे, ऐसे करके कुछ चलता होगा ना। पढ़ते समय हम लोग भी पढ़ाई क्यों करते बनाता है हैं। ऐसा? तो कोई ऐसा सवाल भी जो टफ विषय जिसमें तुम्हें कठिन लगता हो तो हम उसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझा दें ताकि वो कठिनाई खत्म हो जाएगी यार। आप बताओ कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें कम समझ में आता इधर हो। किसी को पूछ लो हिमांशु। सब परेशान। ये भी इतना कुछ नहीं। ये वास्तव में लोग ऐसे ही अंदर जो सिस्टम है। सर जो कार में ऑयल यूज करते हैं तो इसमें 20W40 करके कुछ क्या इसका इंजन क्या चीज सुनिए, देखिए ऐसा होता है, आयल का रोल समझो पहले क्या होता है। गाड़ी में आयल क्यों यूज किया जाता है? आयल के 3-4 पर्पज होते हैं। आयल का पर्पज सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं होता है, लुब्रिकेशन के साथ साथ उसमें कूलिंग भी होती है उसकी, उसी के साथ साथ पिस्टन की कूलिंग भी करता है, बोर्ड की कूलिंग, सिलेंडर बोर्ड की कूलिंग भी करता है, सब कुछ करता है। तो आयल के अंदर एक चीज होती थी विस्कोसिटी, पढ़ाई गई होगी आपको, माने उसकी स्निग्धता, हिंदी में कहते हैं उसको चिकनापन, ठीक है ना। तो वो जितना अच्छा होगा, अब एक चीज और होती है, चिकना तो बहुत चीज बना दी जाए, लेकिन चूंकि जब गाड़ी के अंदर यूज किया जाता है तो वहाँ उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, फ्रिक्शन भी होता है, माने घर्षण होता है ना, तो घर्षण के साथ टेम्परेचर डेवलप होता है, प्लस ऊपर कंबस्टन चैम्बर भी है, वहाँ से भी टेम्परेचर डेवलप होगा। तो सारी चीजों में टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से उसकी स्निग्धता सूखती चली, माने मर जाती है धीरे धीरे करके खत्म। तो वो बहुत हाई रेजिस्टिव, मतलब उसको अंदर ऐसी चीजें डेवलप की जाती है कि उसको कितना भी घर्षण से यूज करो, कितना भी टेम्परेचर यूज करो, जल्दी उसकी लुब्रिकेसी नहीं खत्म होती, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जितनी लॉन्ग टर्म तक उसकी, इसीलिए इंजन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है कि 1 साल में एटलीस्ट तो आप चाहे गाड़ी चलाओ चाहे न चलाओ, एज वाइज उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, एज उसकी हो गई, खत्म करो, बदल दो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी खत्म हो चुकी है। अब ज्यादा यूज ना करो, आपका इंजन नुकसान हो जाएगा। तो ये जो 0W और 5W बता रहे हैं, ये उसका ऐसा होता है, एक इंजन ऑयल का टेम्परेचर का उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, हर कंपनी अपनी अपनी डिसाइड करती है कि इतना कम से कम टेम्परेचर रहेगा, इतना ज्यादा से ज्यादा रहेगा, इसके बीच में इसकी वर्किंग होगी, क्योंकि इंजन जो काम करता है। जैसे सर मतलब कोई गाड़ी है सर्विस करा के खड़ी कर दी उसको, तो मतलब अगर उसको यूज ना किया जाए तो उसमें जो ऑयल की वो कम होती है क्या? कम नहीं होता है, हमने बताया ना 1 साल के बाद, इसीलिए बोला जाता है कि विस्कोसिटी उसकी खत्म, माने लाइफ खत्म। जैसे कोई चीज आप यूज ना करो लेकिन तब भी तो रखे तो बेकार होता है। दवा डालते हो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जी सर। तो बस वही रखे करो, चिकनाहट, खत्म हो गई, ऐसे चिकनाहट को कम हो जाती है इसमें। और इंजन का अब ये जो 5W40 या 20W40 तुमने जो बोला, इसका कारण क्या होता है वो भी सुन लो। उसमें होता ये है कि इंजन की हमेशा ऑपरेटिंग टेम्परेचर 2 रखे जाते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, चाहे टाटा हो, चाहे मारुति हो, चाहे कोई भी हो, वो कहता है कि 5 डिग्री, इसीलिए मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कहते हैं ना कि कूलेंट बहुत तेज जल्दी गर्म हो जाता है, इंजन तुरंत ही स्टार्ट करके तुरंत ही लोड नहीं देना चाहिए, इसीलिए सब बातें कही जाती हैं। वो यही होता है, 5W40 माने ये 5 डिग्री पे भी काम करेगा, 40 डिग्री में भी काम करेगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक। मिनिमम के मैक्सिमम तक, इतने तक वो लुब्रिकेशन की बराबर अनअफेक्टेड रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डीजल इंजन की हमेशा ज्यादा आपका क्वेश्चन वैसे अच्छा आंसर दिया है। जी सर। अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ी सी और चीज ऐड करूंगा। जो आपने कहा सर जैसे बताया 5W10, 20W40, और इसमें मेन जो खेल होता है विस्कोसिटी का होता है, ठीक है। और विस्कोसिटी की टेम्परेचर का अपना एक पैरामीटर है। अगर आप कहीं जाएंगे बहुत ठंडे प्रदेश में, वहाँ पर रेट थोड़ा अलग होगा कंपेयर टू अगर आप कहीं गर्म क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से विस्कोसिटी की लाइफ। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बनाया गया कि हम लोग यहाँ पर यूज करें, इसलिए यहाँ तो ये चीज है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिल स्टेशन पर कौन सा रेट यूज कर सकते हैं और राजस्थान में कौन सा रेट यूज करेंगे या गर्म क्षेत्रों में कौन सा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और कुछ किसी का? हाँ बोलो। सर आज सर ने बताया एडास सिस्टम, इसमें मतलब सेफ्टी के तौर पर ड्राइवर के हाथ अगर स्टीयरिंग पे होंगे तो स्टीयरिंग वाइब्रेट होने लगी, मतलब वाइब्रेट होगी तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन अगर उसके हाथ स्टीयरिंग पे नहीं है तो उसे नहीं उसका वाइब्रेशन हाथ से नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि वाइब्रेट तब होगा जब ड्राइवर सोने लगे। सोने के लिए क्या किया है कि जब आप गाड़ी परचेज करोगे ना, मतलब ये अडास में ऐसा सिस्टम है
कि अगर ड्राइवर सो रहा है और उसमें कैमरा लगा हुआ है सामने सोने करने में कि आप सो गए बिल्कुल, वो फेस रीडिंग से ये पढ़ लेता है कि आप कितना मतलब आपके अंदर कितना सेंसलेस हुआ, कितना आपका दिमाग काम कर रहा है, सही है। हाँ आज से स्टेरिंग टच होने से मतलब फेस रीडिंग से वो सेंस करेगा। स्टेरिंग तो आप पकड़ ही रहोगे। नहीं आप ना तो हाथ से कोई मतलब नहीं है, और आज स्टेरिंग बिना छोड़ के तो चल ही नहीं पाओगे, बिना पकड़े तो चल ही नहीं पाओगे। रेटिना कुछ पढ़ लेता है। हाँ ये चीज वही है, आंखें बंद हुई नहीं कि वो तुरंत सेंस कर लेगा। फेस रीडिंग से सेंस करता है। एनिमल क्वेश्चन किसी का? सर क्वेश्चन है सर, ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो है में मैपिंग सिस्टम होता है सर, मैप में कोई प्लेस फिक्स करते हैं तो गाड़ी से अपने आप वहाँ कैसे पहुँच जाती है बिना ड्राइवर के? ऑटोमेटिक भी दो तरह की होती है, एक एटी होती है ऑटोमेटिक और दूसरी होती है एएमटी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। दो टाइप की होती है। और क्वेश्चन दूसरा हाँ, बिना ड्राइवर गाड़ी ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमने नेविगेशन सेट कर दिया, नेविगेशन सेट कर दिया और गाड़ी अपने आप पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं। अभी नेविगेशन के बारे में पढ़ा है ना, बहुत पेपर में आया था कि कहीं का ऐसा नेविगेशन था कि पुल बन रहा था और गाड़ी कूद गई। नेविगेशन में आपको चलाना ही चलाना है, वो सपोर्ट करेगा कि इधर मुड़ो इधर मुड़ो, आपको चलाना है। वो ऑटोमेटिक है पर उसको चलाना आपको ये ड्राइवर को देखो बेटा हमारा है इंडिया में नेविगेशन आपकी हेल्प के लिए है कि अगर घर में शादी का कोई कार्ड आया उसमें एड्रेस लिखा है, गेस्ट हाउस की जगह नहीं मालूम है, तब आप, लेकिन आपको मतलब ये समझिए कि मोटी मोटी जगह आपको मतलब ऐसा रास्ता कि आपको कन्नौज जाना है तो कन्नौज तो आपको जनरली पता ही होना चाहिए, उसके बाद में किधर से जाना है, ये मतलब आपकी जल्दी पहुंचने के लिए नेविगेशन है। ये सोचो कि सारा का सारा आप उसी पर डिपेंड हो जाओ तो ये मत करिएगा, कभी कोई भी नहीं करिएगा, ठीक है ना, कि आप नेविगेशन पे ही डिपेंड हो और आप उसी में के सहारे चल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है और ये आपको कभी ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि नेविगेशन बहुत से रास्ते ऐसे होते हैं कि फंसा देगा, वहां से कार नहीं निकल सकती है। नेविगेशन जब भी चलाना, मैं बता दूं बहुत छोटी सी, बहुत कम लोग ऐसा मैंने देखा है कि गलती कर जाते हैं, कई लोगों को देखा है, हमेशा उसमें आप किस गाड़ी से जा रहे हो ये भी ऑप्शन होता है, देखा है किसी ने, आप पैदल चल रहे हो कि कार से हो कि बाइक से हो। अगर आप कार से चल रहे हो और बाइक आपके में इसमें सिलेक्ट है तो क्या करेगा कि आपको ऐसी पतली गली से जाने के लिए कर देगा कि हो सकता है कार आपके फंस जाए, बाद में आप नेविगेशन को गाली बकोगे कि यार बेकार बना। तो बहुत सी गलियां ऐसी होती है ना, कन्नौज में भी होंगी कि वहां केवल बाइक ही जा सकती है, लेकिन नेविगेशन आपका बाइक सिलेक्ट है तो वो वहीं पहुंचा देगा, और कार लिए हो तो कार के रास्ते से ले जाएगा। तो ये सब चीजें रहती हैं, बहुत मतलब देख करके चलानी है। मैं थोड़ा सा नेविगेशन और ऐड करूंगा। नेविगेशन और थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया गया है। अब तो ये भी बता देते हैं कि अगर हमें यहाँ से जाना है कमांडर वाया गुजरात तो नेविगेशन क्लियर कर देगा कि आप गुजरात से यहाँ पर जाम लगा हुआ है, ठीक है, रास्ता डाइवर्ट है। तो वहाँ पर किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि हमारा जितना डेटा है वो सब क्लाउड में स्टोर होता है, जो हमें चाहिए सिर्फ उतना ही डेटा रिट्रीव करके मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा एक अलग सेशन पूरा है, उसमें बात कर लेंगे। अगर मन हो होगा तो 10 मिनट केवल उसमें ये बोल दिया वो अगर तो गाड़ी के पास है कुछ पार्ट्स के नाम 250 अगर मन हो तो 200 और क्वेश्चन अगर आपको या प्रैक्टिकल करना हो तो गाड़ी इतने लोग खड़े होंगे वही चीज है ना, या तो इसकी ग्रुपिंग करी जाए मैं समझ आ रहा है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कोई चेकलिस्ट उसमें सर्विस में तो बाकी जो और बताया अच्छा इंजेक्टर पेट्रोल में पड़ता है डीजल कौन दिया था इंजेक्टर कितना ही पड़ता है डीजल में पेट्रोल तीन से चार लीटर देखे इंजेक्टर कितने पड़ते हैं? डीजल गाड़ी
सुना है स्प्लेंडर 3 स्प्लेंडर गाड़ी 4 स्प्लेंडर गाड़ी है तो सुना है उसका मतलब क्या है स्टोव सुना होगा एक स्टोव पूरा कैसे होता है सीसी सुना होगा 400 सीसी है 100 सीसी है ये तो अमूमन बाइक में सबको पता होगा कि 100 सीसी की 62 सीसी आती है 150 सीसी की तरह जी आपको पहले सुना है सीसी का पूरा नाम मालूम है सीसी का पूरा नाम मालूम है हाँ हाँ सेफ्टी ये तो सबका वॉल्यूम है किस वॉल्यूम को बोलते हैं क्योंकि सेंटर ये किसी भी क्षेत्र को कह सकते हैं किसी भी वॉल्यूम तो कोई क्या है कि वॉल्यूम में होता है छोटा वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम ये तो मैं मैकेनिकल वाले जानता हूँ ऐसा ढंग हो गया कोई बात नहीं मैंने बताया होगा यार ये बच्चे किस क्लास के हैं? इसमें सर इंडियन थर्ड ईयर में हाँ सर यार लोगों को वीडियो जो है डिप्लोमा करना तो अच्छा बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए वर्ल्ड में जो रैंक होता है ना ऑटोमोबाइल का तुम लोग वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है नंबर 1 पर फूड सेक्टर यहाँ पर रोजगार तो दूसरे नंबर पर ये आपका वर्ल्ड इतनी बढ़िया रैंक अभी हम लोग कोई क्वेश्चन तो है नहीं ना अभी खत्म करते हैं प्रैक्टिकली अभी हम लोग जब निकलेंगे तो 10 मिनट जरा गाड़ी पे जो चीज़ें समझाएंगे नहीं ऐसे दूर से बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें कौन सी होगी क्या है क्या नाम होगा लेकिन एक चीज़ देखो हम बताना चाहते हैं तुम लोगों को तुम लोगों के फ्यूचर के लिए अभी देखो ये जो पढ़ाई करते जहाँ पे आए हो ना खुद चूज किया है इसको किसी ने कहा था कि पॉलिटेक्निक जाओ या ITI जाओ या ऑटोमोबाइल नहीं कहा खुद अपनी मर्जी से किया है तो अगर मर्जी से किया है ना वही यार क्लास अटेंड करो और पढ़ाई करो इन चीज़ों के मतलब अपना टॉपिक वो 3 इडियट्स मूवी देखिए ना जहाँ पे मन लगे लगन हो वही काम करो मत कि किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें जहाज उड़ाना है तुम साइकिल नहीं चला पाते जहाज उड़ाना है कैसे उड़ाना है कहाँ उड़ाना है कुछ पता ही नहीं अभी इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं ये सब क्लासरूम वगैरह बड़ा हाईटेक है यार तो मतलब हम लोग के पास कुछ था ही नहीं मेरा ये मानना है आप लोगों का कि कुछ सीख के निकलो कुछ बन के निकलो हम मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आप लोग हो स्टूडेंट इसमें उनको भी नहीं ये चीज़ें पता है ना तो बहुत खराब लगता है कि हम लोग चलो सब लोग अपने ही यहीं से ही हम भी लोग गए हैं सब लोग साथ के ही हैं हम लोग को कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से गिल्टी महसूस करना कि हम इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए नहीं मालूम है तो पैसा लग रहा है ना अभी सबका अभी तो इतना समय बाकी है कि आप सीख सकते हो अब तो सीखने के लिए जरूरी नहीं कि टीचर आपके सामने खड़े हो बोर्ड पे और सिखाएं आपके पास गूगल है जो टॉपिक डालोगे ना उसकी क्लास आने लगेगी तो अगर जिस सेक्टर को चूज कर रहे हो उसमें पूरी तन्मयता से पूरे मन से लगन से उसमें काम करो उसको पढ़ोगे है ना तब कुछ मजा आएगी हमको और मैं एक चीज मतलब ऐसा बोल के जा रहा हूँ कि इनका लास्ट ईयर जब होगा ना सबका मुझे जरूर बुलाइएगा हम पूछेंगे एक बार क्योंकि ऐसे मजा नहीं आती है हम वो उस तरीके के नहीं है हम लोग बहुत नीचे से आए हैं आपको पता है मैं बता दूं देखो एक 5 मिनट का समय देंगे हमसे जिनसे आप सुन रहे थे ना मनीष जी ये मुझे लगता है 22 साल हो गए होंगे 22 साल से ज्यादा 28 साल हो गए ऑटोमोबाइल नीचे से ही शुरू किया था ऐसे ही मतलब क्लास अटेंड करके जिस तरीके की नॉलेज है वैसे ही बताया आपको भी 22 साल 20-22 साल हो गया मुझे लगता है आप ये बताइए क्या ऐसे ही नहीं हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट को जाकर के हम लोग कोई चीज बता रहे हैं सामने वाला उस तरीके का लगन वाला दिखना चाहिए ना तो सब बेसिक है नीचे से ही ऊपर पहुंचे हैं और हम लोगों के जो सीनियर हैं जो रीजनल ऑफिस में बैठते हैं वो भी लोग भाई ऐसे तो ऑटोमोबाइल ऐसी चीज है ना कि हवा में काम नहीं हो सकता है कि सोचो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं जेब में हाथ डाल करके हमने बता दिया कि नहीं ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है आपको करना पड़ता है और करना तभी आएगा जब आप उसको अभी ये बेसिक है यहीं से नहीं कहां से नहीं सीखोगे तो बेकार हो जाओगे और सबको नीचे से शुरू करना पड़ेगा अभी जिस जगह ज्वाइन करोगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि लास्ट ईयर में हम तब आएंगे, आने के बाद में हम पूछेंगे और यहाँ से कुछ लड़के भी सिलेक्ट करेंगे अपने वर्कशॉप के लिए। हम लोगों के पास में 6 सेटअप हैं, मतलब कानपुर, औरैया और कन्नौज। तो क्या है ना कि हम लोग भाई कहीं बाहर थोड़ी लाते हैं। अब यहाँ पे अगर वर्कशॉप खुला है हमारा कन्नौज में, तो कन्नौज भी लड़के लोग, अभी कन्नौज को हम लोग और बड़ा करने जा रहे हैं। अभी कन्नौज में बॉडी शॉप भी देंगे, उसकी बे बढ़ाएंगे क्योंकि इनफ्लो बढ़ रहा है, तो मतलब क्योंकि गाड़ियां और ज्यादा सर्विस में आएंगी, गाड़ी सेल हो रही है, तो हमें टेक्नीशियन बढ़ाने पड़ेगा, हमें ऑफिस का स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, हमें कॉलिंग स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, हमें सीआरएम रखना पड़ेगा। तो हम यहीं से ही आप ही लोगों को ही तो सिलेक्ट करते हैं ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से ही हम वो बंदा उठा करके अपने वर्कशॉप, जिसको नौकरी करनी होगी, करनी सभी को होगी यार, तो हम यहीं से ही सिलेक्ट करेंगे। ये हम आपको बोल के जा रहे हैं, आखिरी में हमको बुलाइएगा और हम इनमें से 2-3 लड़कों को ऐसा सिलेक्ट करके और अपने यहाँ हम अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज से इस तरीके से पढ़ाई करो यार। देखो कहीं और मन कर रहा हो ना तो छोड़ देना, कुछ मतलब नहीं है। 2 साल में कभी आगे आने वाले किसी का 1 साल है, 6 महीने, किसी 2 साल, बर्बाद मत करो। 6 महीने जहाँ मन कर रहा हो वहाँ काम करो जाकर के, हो सकता है वहाँ पे। आजकल लोग यूट्यूबर बने हुए हैं, रील बना रहे हैं, उसमें भी ऊपर पहुंच जा रहे हैं, देखा ना, तमाम पैसा कमा रहे हैं। तो आप वो भी कर सकते हो, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज को पकड़ लिया है ना उसको इतनी मजबूती से पकड़ना है कि छूटे नहीं। बेकार के काम मत करो कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं, बस क्लास चल रही है, सुबह ऑफिस स्कूल चले जाना है, घर चले जाना है, ये सब बेकार के काम मत करो। पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। जब इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक से शुरुआत करोगे तब कहीं मैनेजर जीएम बन पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मन से करो, ठीक है सर। विभाग ऑफ गवर्नमेंट और जो बड़े डिसीजन मेकर, डिसीजन प्लानर बहुत सोच समझ के, बड़ी सूझबूझ के साथ थ्योरी को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ कनेक्ट करने के प्रयास से इस तरीके की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के निर्देश संस्थाओं को दिए गए हैं। और उनकी जो मंशा रही होगी कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव रही होगी कि जो भी थ्योरी में आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअल ग्राउंड पर क्या है, जो हमारे एक्सपर्ट सर लोगों ने अभी चीजों को अनफोल्ड किया, तो हमें लगता है कि इस साइड से तो बड़ा ही फ्रूटफुल था। इतना अच्छा था कि जो ऊपर वालों की मंशा है, उस मंशा में सेशन को संचालन करने में पूरा का पूरा मटेरियल था इधर से। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो एक रिजल्ट आउटकम मिलना चाहिए, वही हमको प्रमोट करता है कुछ आगे बताने के लिए, या वही हमको डिमोट करता है कि बात को खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन के लिए नहीं थी। फिर भी मैं सर का बहुत ज्यादा थैंक्स पे करता हूँ कि इस सेशन के साथ बिल्कुल भी डिमोरलाइज करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि तुम लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया गया कि जो भी समय हमारे पास है अभी, उस समय को थोड़ा सा समझो, उसकी गंभीरता को, उसकी आवश्यकता को समझ के हमें अपने ऊपर उसका डेवलपमेंट अप्लाई करना है। और साथ ही साथ कितनी अच्छी बात है कि सर का पर्पज आज ये वाला नहीं था जो बातों बातों में सर बोल दिए कि इस संस्था के साथ हमेशा कनेक्ट होगी और इस कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कंज्यूम भी करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डायरेक्ट सर की एक हेल्प होगी। और मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूँ कि अपेक्षाएं सर अभी आप लोगों से बोले हैं, बताए हैं, उन पैरामीटर्स को पूरा करना है आपको। कुछ टेक्निकल हो, अपॉर्चुनिटी हर जगह, जैसे सर ने बताया कि रील बनाने वाले भी, यूट्यूबर भी कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, लेकिन 2-4 आइकॉन को देखते हुए लाखों लोग उसको अपने समय को, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने कैरियर को समझें कि हमारी थ्रेट क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद उस मैदान को पूरा। अदरवाइज जरूरत नहीं है, जहाँ भी आपके पेरेंट्स भेजे हैं जिस चीज़ के लिए, आप उस पर फोकस करें, नई चीजें जानना। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने लाइफ को ब्राइट करने के लिए जुड़ोगे तो सारी चीजें ब्राइट वाली रहेंगी। सिर्फ अपना समय बर्बाद करने के लिए जुड़ोगे तो दिन भर वही सब रील, ठीक है, समय खराब करेगी, दिमाग खराब करेगी। जो जुड़ोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको अगर अपने लाइफ को बनाना है तो उसके हिसाब से जुड़िए और खुद को इस लायक बना दो कि कम से कम सर के साथ जब अगली मीटिंग हुई इस तरीके की
कोई ऐसे एक्सपर्ट टॉप हो या प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ अगर बात हो तो सर हमसे खुद ही कहने पर मजबूर हो गए कि पिछले सेशन और आज के सेशन के बीच का जो गैप था बहुत बड़ा था और अब बिल्कुल फिल हो गया है और जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो स्टूडेंट्स के बातों से मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को लेके सर के लिए और जो हमारे एक्सपर्ट टीम आए हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। किसी को भी कोई डाउट नहीं मुझको सबने बहुत अच्छा समझाया कुछ पूछना हो पूछ सकते हो बाकी का तो सर टाइम देंगे 10-15 मिनट। हाँ, इसके बाद जो प्रैक्टिकल सेशन होगा छोटा सा बाहर अपनी गाड़ियाँ जो है उन्हीं को खोल के थोड़ा सा खुलवाएंगे नहीं कुछ बताते जाएंगे क्या क्या है। स्टार्टिंग से अपने को गाइड करके आपसे आने से पहले वो अपने पूछे सर से पूछना तो उस टाइम बच्चे बड़ी एक्साइटेड थे। हाँ, मुझे डर नहीं है अभी भी किसी को कुछ भी लगे तो हाँ, डर नहीं। अभी पूछ सकते हो आप। हमें 10-15 मिनट आधे घंटे हम लोग अभी हैं आराम से पूछ सकते हैं। डरना नहीं, नंबर मेरा ले करके धमकी आ सकते हो, कानपुर मतलब कन्नौज वर्कशॉप भी जा सकते हो, गाड़ी में जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो इनसे, सब चीज की हम छूट दे रहे हैं। अपना भविष्य लेकिन ऐसा रखो कि हम लोग बता सकें कुछ तुमसे हेल्प। बेसिक डिफरेंस कोई बताएगा ना इन्हीं जैसे बच्चों में से डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है? बहुत बेसिक शुरुआती अंतर होता है। थ्योरी में बताता हूं ना तो लगेगी ना ऐसा ही नहीं है। ये कोई मतलब नहीं हुआ। टेक्निकल बात करो सर, हम लोग जान रहे हैं आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको उससे। ये नुकसान कितने लोगों ने बताया है सर। पेट्रोल में 5 घंटा होता है और उसमें डिस्टेंस के बाद नहीं, पेट्रोल कहीं पढ़ाया गया होगा आपको पेट्रोल इग्निशन और डीजल इग्निशन, डीजल इंजेक्शन, पेट्रोल इंजेक्शन, इनमें क्या अंतर होता है ये बताया गया कभी? दोनों में तो बेसिक चीज है। पहले क्लास में सेकंड क्लास डीजल इंजेक्शन और पेट्रोल इंजेक्शन में क्या अंतर होता है तो हमने खुल के बता दिया ना। अब कैसे कैसे इग्नाइट करते हैं, इंजेक्शन फायरिंग कैसे होती है सिलेंडर के अंदर? इंजेक्शन होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस उसमें क्या है? कैसे कहोगे कि डीजल इंजेक्शन हो रहा है या पेट्रोल इंजेक्शन हो रहा है? भाई उसमें भी पिस्टन ऊपर जा रहा है, उसमें भी पिस्टन ऊपर जा रहा है, उसमें भी फ्यूल जा रहा है, उसमें भी फ्यूल जा रहा है, उसमें भी हवा आ रही है, उसमें भी हवा आ रही है। कैसे कहोगे कि ये पेट्रोल का इंजेक्शन है कि डीजल का इंजेक्शन है? बेसिक चीज है, हमारी कॉमन सी चीज है। हाँ, सर पेट्रोल इंजन में हवा के साथ में बात पहले हवा को पेट्रोल में वो सब पेट्रोल इंजन में बहुत सही जा रही है, एकदम सही जा रही है। पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का दोनों का वो होता है। और सर डीजल इंजन में सर पहले हवा आती है बाद में सर डीजल आता है। देखो डीजल और पेट्रोल में ये नहीं तो सर मतलब पूछ रहे थे वही कैसे कम्बस्शन करते हैं? 4 स्ट्रोक तो होता है, सक्शन और कंबस्शन, फिर पावर और फिर एग्जॉस्ट। तो चारों में से पहले क्या होता है कि डीजल इंजन में आपका सक्शन के टाइम में फ्यूल नहीं जाता। पेट्रोल में क्या रहेगा, सक्शन के टाइम में एयर के साथ ही फ्यूल मिक्स हो जाएगा। जहां हम सक्शन चल रहा है उसी जगह फ्यूल साथ में जा रहा है। सिर्फ स्पार्क बाद में दिया जाएगा उसको इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए, माने पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए। डीजल में क्या होगा, डीजल में सिर्फ फ्रेश एयर जाएगी, वो कंप्रेस होकर जाएगी और बाद में पेट्रोल को डीजल को इंजेक्ट किया जाएगा जलाने के लिए। और आगे जो तुम्हारा जवाब था उसी लाइन में, लेकिन तुम आगे की लाइन बता रहे थे। उसने जो बताया है सर वो सुनना चाह रहे थे। और जो सर इनकी बात थी, इनकी जो बात थी कि डीजल इंजन हैवी होता है पेट्रोल इंजन की, तो इसकी बात तुम्हारी ये सही थी कि जो डीजल इंजन होता है उसमें सिर्फ फ्यूल एयर को कंप्रेस करते हैं। कितना कंप्रेस करते हैं? 16 से 22 बार, यानी कि बहुत हाई प्रेशर के साथ। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV = mRT, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। प्रेशर के साथ साथ टेंपरेचर रेज करेगा और जैसे हाई एलिवेटेड टेंपरेचर उस एयर का होगा उसी समय डीजल को स्प्रे कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं
बाय यूजिंग इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल बर्न हो जाता है, पूरे का मसल चेंबर में फैल जाएगा। कितना प्रेशर डेवलप हुआ था? 16 से 22। Whenever in case of petrol engine, this pressure maintain up to 6 to 10 bar. पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर आ रहा है वाया कार्बोरेटर, वो सिर्फ 6 से 10 बार तक ही प्रेशर डेवलप होगा, उसी समय स्पार्किंग कर दी जाती है। तो जब प्रेशर 6 से 10 बार तक पेट्रोल डीजल में प्रेशर था 16 से 22 बार, तो ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए दीवारों की मोटाई ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। ये एकमात्र कारण है कि डीजल इंजन हैवी हो जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। वो चीज तो बताने जा रहे थे शुरू में, वो चीज लास्ट में बताने थे। अच्छा, हमारा पर्पज ये नहीं था पूछने का, तुम लोग को ये था कि एक बेसिक से शुरू करो, जहाँ से जानो क्या होता है डीजल पेट्रोल, सब सही समझ में आ जाएगा। जब थ्योरी नहीं पता रहेगी ना, बेसिक लेके चलो, तब समझ जाओगे। थ्योरी तो हम पढ़ाते हैं ना, सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। इसी कड़ी के साथ कार्यवाही प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि मिस्टर आकाश सिंह सर जिया टाटा मोटर्स को मूवमेंट को लेकर सम्मानित करें। आप लोग तालियां। इसी कड़ी के साथ सबसे निवेदन करूंगा मिस्टर शिवांग जी, मैनेजर सर्विस। टेक्निकल एक्सपर्ट। इसी कड़ी के साथ मिस्टर अनुज त्रिपाठी। तो ये सेशन आज का जो एक्सपर्ट एक्सेप्ट का भी आयोजित किया गया आप लोगों के बीच में, थ्योरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट करने का प्रयास है, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहा। और जो भी प्लानर है इसमें, उनकी जो मंशा रही होगी उस मंशा के अनुरूप चला। अब इसको जीवंत आपको करना है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट है वो आपको प्रूव करना है कि इसका बेनिफिट कैसे हुआ है। थोड़ा सा मेहनत करिए और इस पर वर्कआउट करिए। अगर आपका थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हमें दिखेगा 2-4 दिन के दिन भी, तो मैं इस तरीके के एक्सपर्ट क्लासेस और भी इनलाइन कराने का प्रयास करूँगा। और इस सेशन को यहाँ पर कंप्लीट ओवर नहीं किया जाता। अभी जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी को ओपन करके उसका कुछ बेसिक पार्ट्स जो भी सर ने बताई हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें थोड़ा सा दिखाएंगे। थोड़ा संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सर्कल बना के या 2 या 3 ग्रुप कर देंगे, जिससे कि आप लोग वीडियो इसको देख करके समझ पाएंगे, ठीक है। सब लोग सूर्य अगर हम लोग देखा तो पता नहीं कितने उसको क्या है अब यहाँ भी अगर पढ़ लिखना पाए तो कहाँ पढ़ पाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन होगी। दीजिए आप फटाफट बता दीजिए इंजन, एयर, क्लच, ब्रेकिंग सिस्टम, फिल्टर, ये सब मोटा मोटा आप देख लो। जो हम लोग बात कर रहे थे ये पेट्रोल इंजन है, इसमें सेल नहीं चलता है। अभी इसमें आपका ये मैनिफोल्ड कहलाता है। इसी को एयर का सक्शन यहाँ से एयर फिल्टर ये है, यहाँ से एयर होते हुए यहाँ से होते हुए एक के बाद हो जाती है। पहले यहाँ पे जो सीलो की तो लगी हुई है, उस पार्क की सफाई के लिए इग्नाइटर इनको बोलते हैं।
मतलब जो इग्निशन की प्लग तो अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसको सप्लाई करने के यहाँ से इग्नाइटर प्लग ये इग्नाइटर हाई करंट हाई वोल्टेज की करंट जाती है, इसको सप्लाई मिलती है ECU, यही ECU लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से सभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ये इंजन होता है जो ऊपर हाउसिंग वगैरह लगी वो इंजन है। दो मैनिफोल्ड होते हैं, एक इनलेट मैनिफोल्ड, एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मतलब जो बाहर ये आपका पहचान है, ये आपका है फिल्टर हाउसिंग में इसके फिल्टर आता है, इसी के नीचे जो बताया था 3 सिलेंडर गाड़ी जिसमें स्पार्क करते हैं जो